Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। तो आज हम लोग अपनी इस लेक्चर सीरीज़ का जो नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। और आपने जो इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, जो आपके इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, तो उसकी वजह से एक एनर्जी मिलती है कि मैं नए नई वीडियोज़ लेकर के आऊँ, नए नए चैप्टर्स लेकर के आऊँ और आप लोगों का पूरा जो नॉलेज है, बेसिक है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के, वो अच्छे से क्लियर करूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर्स, और प्रिसाइज है ये एनसीईआरटी की बुक्स तक। तो और जो भी मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, जो मैं अभी जो जिन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ वो हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इन फ्यूचर अगर कमेंट्स में आपको कोई अच्छा उस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा कोई क्वेश्चन मिले, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और आज की ये जो वीडियो है ये बिल्कुल प्रिसाइज रहने वाली है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोज होंगी हम लोग उसमें ये पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, किस किस तरीके से उन फॉर्मूले का डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। और उनसे हम लोग मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर क्या जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो सब हम लोग ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। बट आज क्या है कि हम लोग ये समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे आपने पढ़ी है टेबल्स, आपको 2 की टेबल पता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर 14, 16, 18, ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर 20, 22, 24, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। अगर मैं बोलूं कि दो जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देखो 4 माइनस 2 तो ये 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 6 माइनस 4 तो ये 2 आ जाएगा, फिर 8 माइनस 6 तो ये भी 2 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 8 ये भी 2 आ जाएगा, फिर 12 माइनस 10 2। तो आप देख रहे हो कि ये जो 2 है ये सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे और भी जितनी भी टेबल्स हैं, जैसे हम लोग चलिए एक और टेबल लिख लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, फिर 12, 15, 18, 21, फिर 24, 27 एंड देन 30। तो ये 3 की टेबल हो गई। अगर आप सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस देखोगे तो वो क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 आ रहा है, मतलब वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो अभी तो हमने टेबल की बात की, इसका मतलब क्या है कि जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे उनमें एक प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी ये है कि जो उनके सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोई दूसरी सीरीज भी लिख करके देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 1, फिर 5, फिर 9, फिर 13। तो अभी देखो, अगर मैं 5 माइनस 1 करूंगा तो आ जाएगा 4, 9 माइनस 5 करूंगा तो आ जाएगा 4, 13 माइनस 9 करूंगा आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, जो डिफरेंस है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे भी जो डिफरेंस था वो सेम था, ऐसे में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ऐसी जितनी भी कोई सीरीज, ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो, ऐसी कोई भी सीरीज ले लो आप, ठीक है, जिसमें सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आ रही है बात समझ में, उनको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखते हैं अभी हम लोगों ने इसका मतलब क्या क्या चीजें पढ़ ली है। देखो क्या पढ़ लिया हमने कि लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर्स, मतलब पहले वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर दो तो उसका दूसरा नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाए। तो ऐसे जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे उन सारी लिस्ट को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे ये बोल रहा है कि दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे हमने 2 के टेबल में देखा तो जो 2 का जो डिफरेंस आ रहा है तो 2 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। 3 की टेबल में जो 3 का डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ऐसे जो मैंने एक और सीरीज ली थी 1, 5, 9 एंड देन 13, ये जो सीरीज ले रहा था मैं,
इसमें ये जो 4 का जो डिफरेंस है, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, तो ये जो 4 है ना, ये 4 क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या हुए। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत आती है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अभी आपको ये पता लग गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है। एक और चीज, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करोगे। देखो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस का, ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये कोई एक जनरल टर्म है और ये भी कोई एक जनरल टर्म है। लेट सपोज कि जो k की वैल्यू है वो 6 है, तो a6 जो भी टर्म है, लेट सपोज मैं 2 की टेबल पढ़ता हूं, तो 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल 2 4 6 8 10 12 14 एंड देन 16, इस तरीके से टेबल चलती रहेगी। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें a6, तो ये क्या a6 क्या है, ये जनरल टर्म है। मतलब 6 मतलब 6th नंबर पे कौन सी टर्म है, 6th नंबर पे जो टर्म है वो क्या है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे जो टर्म आ रही है वो है 12। और फिर मैं बोल रहा हूं k की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 6 रखी हुई है। क्या रखी है मैंने, लेट k इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहां पे मैं अब कर रहा हूं क्या, a6 प्लस 1, तो a क्या हो जाएगा, a7 हो जाएगा। a7 कितना आ रहा है तुम्हारा, a7 क्या है 14 है। समझ में आ रही बात। अगर मैं अब कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू a7 माइनस a6। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो अगर आप अब अभी तो मैंने k की वैल्यू 6 रखी थी, आप k की वैल्यू कुछ भी रख लो, आप 1 रख लो, तो 1 रखोगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा डी। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तभी तो आपका आंसर 2 आएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो तभी भी आंसर 2 आएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका क्या हो गया कि आप कोई सी भी टर्म लो, कोई सी भी जनरल टर्म लो और उसमें से उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। आ रही है बात समझ में। हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर किया है कि मैं जो भी क्वेश्चंस अभी पिक कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इन फ्यूचर अगर आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं पे कोई सा भी डाउट आता है, ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा। अच्छा, अभी का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज, क्या है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको ये पूछ रहा है कि क्या ये एपी में होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप ये बताओ कि क्या ये कोई एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद क्या वो एक एपी बना रहा है, कब, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का कितना बताया उसने, 15 बताया। आगे फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जब सेकंड किलोमीटर पे जाएगा, जब वो 2 किलोमीटर पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8। जब वो थर्ड किलोमीटर पे जाएगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8। जब फोर्थ किलोमीटर पे जाएगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रहा है आपका। तो क्या ये एपी है, तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो फिफ्थ टाइम हमारी क्या है, 15 प्लस 8 माइनस 15। तो 15 से 15 कैंसिल, यहां पे जो डिफरेंस बच रहा है वो बच रहा है 8 का। अब दूसरे पे आ जाओ, तो ये होगी हमारी थर्ड टर्म और ये सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, तो 15 प्लस 8 प्लस 8 माइनस 15 प्लस 8। तो
तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 + 8 + 8 माइनस 15 माइनस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15, और यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है तुम्हारा 8। कितना बच गया आपका? 8 बच रहा है। तो फर्स्ट केस में भी आपका 8 बच रहा है और सेकंड केस में भी आपका 8 बच रहा है। अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो देखो ये 15 होगा, ये 23 हो जाएगा, 23 माइनस 15 कितना हो गया? नॉर्मली 8 हो गया। यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है? 23 + 8 कितना हो गया तुम्हारा? 31, 31 माइनस 23 कितना आ गया? 8 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान करें, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो d1 है वो इक्वल्स टू d2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ये एपी में है, यस इट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है ये। लेट सपोज कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट मतलब हम लोग क्या मान रहे हैं हम लोग कि लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 100, मान लेते हैं हम लोग कि 100 है, ठीक है। अब तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। मतलब मैं फर्स्ट टर्म जो है वो 100 ले लेते हैं। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? A2 क्या आ जाएगा? उसने क्या बोला, क्या बोल रहा है वो, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसका 1/4 जो है वो बाहर निकाल रहा है। तो बाहर कितना निकल गया? 100/4 विच इज कितना? 25। तो 25 अगर बाहर निकल गया तो बचेगा कितना? 100 माइनस 25, तो आपका बच रहा है 75। तो 75 बच गया। तो पहला टर्म तो आपका ये आ गया और दूसरा टर्म आ गया ये। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो D1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो D1 सेकंड टर्म कितना है? 75 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 100। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका -25। तो D1 आपका -25 आ गया। अच्छा हम लोग जरा A3 करते हैं, जरा A3 क्या आ रहा है? तो A3 क्या हो जाएगा? A3 तो इसका 1/4 हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। तो 75/4 विच गिव्स यू 1, फिर कितना हो जाएगा ये 32, 8 टाइम्स में आ गया आपका 32, फिर बचा 3 और ये हो गया हमारा कितना? 4 6 24 एंड 4 7 28, तो 0.7। तो 18.7 के अराउंड ये आ रहा है। अब क्या है कि आप इसमें से 75 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले कितना था? 75 था, उसमें से इतना वॉल्यूम आप माइनस कर दो, तो 75 माइनस 18.7 एंड इट गिव्स यू कितना? 0.3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 माइनस 8 कितना हो गया? 6, और यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना आ गया आपका? 5। तो कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। तो थर्ड टर्म आपकी क्या आ रही है? थर्ड टर्म आ रही है आपकी 56.3। तो अगर मैं यहाँ पे D2 कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 56.3 माइनस 75, और ये आपका कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है लगभग कितना? यहाँ पे आ जाएगा आपका 7.14 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 8, और फिर यहाँ पे कितना बचा? 6 माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो D2 कितना आ रहा है आपका? 18.7, और यहाँ पे D1 कितना आ रहा है? -25। ये माइनस का साइन यहाँ पे भी रहेगा, बट आप देखोगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब क्या हो गया? सिंस D1 डज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर दिस सिचुएशन कैन नॉट फॉर्म AP। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग कौन सा। सेकंड वाला सिचुएशन जो है वो AP में नहीं आएगा। थर्ड वाला ये है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। तो ये जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा।
ठीक है, तो जरा थर्ड वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 क्या है, फर्स्ट मीटर का है। एक फर्स्ट मीटर का क्या हो गया, फर्स्ट मीटर का हो गया तुम्हारा 150, फिर फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। तो मतलब क्या हो गया कि अगर वो 2 मीटर होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 रुपीज़, यहाँ पे राइज हो गया, मतलब 200 जो हो गया ये आपका सेकंड मीटर के लिए हो गया। ऐसे ही 200 प्लस 50 ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड मीटर के लिए, मतलब 250 जो है ये थर्ड मीटर के लिए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये सब क्या है, ये आपका क्या हो गया A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया। ठीक है, तो आप करके देखो जरा, A3 माइनस A2 मतलब कितना हो गया आपका 250 माइनस 200 विच गिव्स यू 50। ठीक है, और अगर आप A2 माइनस A1 करते हो तो A2 माइनस A1 200 माइनस 150 विच गिव्स यू 50। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका D2 है वो आपका D1 के इक्वल आ गया। तो सिंस D1 इक्वल्स टू D2 देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज आल्सो मेक एन AP। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन कितना 10,000 व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कर रहा है। तो जरा हम लोग इसको ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, 10,000 रुपीज किसी ने अकाउंट में डाले हैं, कितने रुपीज 10,000, और एनुअली ये इंक्रीज हो जा रहे हैं, बट किसकी रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और इसमें आ जाएगा आपका कितना 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर t। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू टी। ये r अपॉन 100 का मतलब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, r अपॉन 100 करके। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 साल बाद इसको अमाउंट को फाइंड करता हूं तो कैसे आएगा ये, आफ्टर 1 ईयर, मतलब मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूं अभी, तो ये अमाउंट आपका कैसे आ जाएगा, देखो 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 8 बताया है अपॉन 100 टू द पावर t, टाइम कितना हो गया 1। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना, यहाँ पे लिखो 10,000, फिर ये हो गया आपका 108 अपॉन 100। ठीक है, और पावर 1 है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, और ये आ रहा है आपका इतना, कितना 10,800। तो 10,800 क्या आ गया आपका, जो कि आफ्टर 1 ईयर आपके अकाउंट में है। ठीक है, इनिशियल क्या था, इनिशियली आपका ये 10,000 था, यहाँ पे मैं जरा AP लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियली ये आपका 10,000 था, ठीक है इनिशियल, और आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो गया ये 10,800। ठीक है, अब जरा हम लोग सेकेंड ईयर का निकाल करके देखते हैं। तो सेकेंड ईयर का जब निकाल करके देखोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और ये हो जाएगा आपका 108 अपॉन 100 टू द पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुछ 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन कितना हो रही है 10,000 हो रहा है, तो इससे ये पूरा जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है 108 इंटू 108। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा आपका, नॉर्मली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 108 इंटू 108, तो 8 8 जा 64, ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है ये 864, देन 000 एंड देन 801, ये आपका आ रहा है 4 6
एंड 16 देन 1। तो ये आ रहा है आपका आफ्टर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद इतना अमाउंट आया था, सेकेंड ईयर के बाद इतना अमाउंट आ रहा है। अब देखो कि क्योंकि ये जो दोनों का डिफरेंस है वो 800 का डिफरेंस है, और अगर यहाँ पे 800 का डिफरेंस जो सेकेंड ईयर के बाद आ रहा है वो आ रहा है आपका ये, तो आप देखोगे 64 मतलब 864 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 864, विच डज नॉट इक्वल टू 800। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो D1 आ रहा है, जो आपका D1 आ रहा है वो डज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केस है, इस केस में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब जो भी एक सीरीज बन रही है उसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोबारा हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं जरा, जो भी हमारे पास ये 4 केसेस थे। तो देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको ये बोल रखा होगा कि ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, तो पहला क्या है? अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज चार्ज कर रहा है, सेकंड किलोमीटर पे वो 8 रुपीज एक्स्ट्रा करेगा, थर्ड किलोमीटर पे फिर से वो 8 रुपीज एक्स्ट्रा कर देगा। तो यहाँ पे आप देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो एक फिक्स्ड रेट से बढ़ रहा है, फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा है। तो फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ने की वजह से ये जो पहला केस हो गया ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया। फिर दूसरा केस क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये एक फिक्स रेट से कम हो रहा है, मतलब 1/4 कम हो जा रहा है। किसका? जितना बचा हुआ है उसका 1/4 कम हो रहा है। तो मतलब ये कोई फिक्स अमाउंट तो ऐड हो नहीं रहा है, हर टाइम पे अमाउंट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो पंप के अंदर जो वॉल्यूम बच रहा है वो हर बार चेंज हो जा रहा है। तो जब हर बार चेंज हो रहा है तो 1/4 ऑफ उसका वो भी चेंज आएगा। इसका मतलब कि ये सेकंड केस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये सेकंड केस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। अब थर्ड वाले केस में तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ये सेम आपका पहले वाले की तरह हो गया है कि हर किलोमीटर पे एक फिक्स रेट से बढ़ा रहा था, वो 50 रुपीज़ हर मीटर पे 50 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। चौथा क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी। आपको मैंने दिखाया फिर कि जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे है ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? A = P ब्रैकेट के अंदर 1 + R अपॉन 100 लिख रहा हूँ मैं टू द पावर T। ये R हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8 दे रखा है, लेकिन जो अमाउंट है वो आप देखोगे कि एक फिक्स रेट से नहीं बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल फिक्स बढ़ रहा है, हर साल वो चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये किसके ऊपर, मतलब किसके? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक पावर लग रही है, वो पावर जितनी चेंज होगी तो वो एक फिक्स अमाउंट से नहीं बढ़ता है। 50, 100 ऐसे करके नहीं बढ़ेगा वो। 50 दिन अलग होगा, वो 100 से अबव होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देख लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं था। तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कुछ हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स से हमने ये देखने की कोशिश की है कि कौन कौन सी सिचुएशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाती हैं और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नहीं बनाती हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद इसके आगे जो फॉर्मूलाज हैं उनका डेरिवेशन क्या है और उनको किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और अगर आपको ये जो वीडियो सीरीज़ है अगर आपको ये पसंद आ रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।